जब भी आप कोई मैच हारते हैं तो उसके बाद अमूमन जो है हारने वाली टीम की तरफ से एक लाइन निकल कर आती है कि इस मैच में हमने काफ़ी कुछ सीखा है और अपनी गलतियों पे हम काम करेंगे और उससे कहीं ना कहीं नेक्स्ट मैच में उन गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे दोबारा। और अब नेपाल का ये दूसरा मैच है, तो अब वो वक्त है, ये वो मैच है जहाँ पर आपने जो पिछले मैच में गलतियाँ की हैं उससे आप कितना सीखे हैं या फिर नहीं सीखे हैं, या फिर आप उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे आप अप्लाई करने का वक्त इस मैच 2 में आ गया है। जो मैच बन गया वहां से आप सारी चीजें हटाकर जो सीख कर आए हैं उसे आप अप्लाई करें तो बेहतर होगा। इस स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल मैच 3 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड फिलहाल इस राउंड में सबसे ज्यादा पॉइंट लेकर, यानी एक मैच उन्होंने जीता है और बहुत ही कंफर्टेबल उन्होंने इस मैच को जीता था। नाइवा ने कोशिश जरूर की थी लेकिन एट द एंड स्कॉटलैंड को जीत मिली थी। वहीं पर नेपाल की बात करें तो 197 पे वो पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। बैटिंग का बहुत ही फ्लॉप शो यहाँ पर रहा ज्ञानेंद्र मल्ला के अलावा, बाकी पूरे की पूरी टीम जो है वो फेलियर रही एज अ बैटिंग यूनिट। बॉलिंग यूनिट का टेस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि बारिश की वजह से मैच रुक गया था। एंड सबसे पहले यहाँ हेड टू हेड की बात करना चाहेंगे। दोनों टीमों में हेड टू हेड का क्या हाल है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसी साल 2 बार बने ओडीआई में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और एक बार दोनों को जीत मिली है जो इस साल ही हुआ रिसेंटली। अभी हमने देखा जुलाई के महीने में वहाँ पर, जहाँ पर एक मैच नेपाल ने जीत दर्ज की वहीं चेस करते हुए, वहीं पर एक मैच स्कॉटलैंड ने जीत दर्ज की चेस करते हुए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक का भी फिलहाल बराबर है, जो कि पता है हमें क्या ऐतिहासिक जीत रही थी नेपाल की स्कॉटलैंड जाकर जब उन्होंने उस मैच को वहां पर जीता था। देखिए हेड टू हेड में एक बात हो जाती है ना, हेड टू हेड में आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि स्कॉटलैंड के ग्राउंड पर नेपाल ने पहले भी बहुत मैचेस खेले हैं, लिस्टे के मैचेस खेले हैं या वगैरह वगैरह डिवीजन के मैचेस वगैरह खेले हैं। देखिए जितना आप पीछे जाते रहेंगे उतनी चीजें और सिचुएशन अलग होती है। अब वहां पर आपके पास पारस खड़का थे, वहां पर आपके पास अलग अलग बसंत रेग्मी थे, शक्ति गोचन सर थे, उसके बाद संदीप लामी, अब तो संदीप लामी चाहे आगे अनफॉर्चुनेटली एज अ पास गिर जाते हैं संदीप वगैरह थे। तो हर सिचुएशन, हर कंडीशन, हर प्लेयर अलग लेवल के थे। आज के दौर में बिल्कुल अलग क्रिकेट हो गया है, क्रिकेट काफी चेंज हो गया है, पिचेस काफी चेंज होती हैं, जो टीम का माहौल होता है वो चेंज होता है, कोच कप्तान सब कुछ बदल जाते हैं। तो उस लिहाज से आप जितना रिसेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से चीजें देखें वो ज्यादा बेहतर होता है। इसीलिए हम आपके सामने रिसेंट रिकॉर्ड्स ही लेकर आते हैं जो कहता है कि एक से हेडर फिलहाल स्कॉटलैंड और नेपाल का बराबर है ओडीआई में। अब यहाँ एक चीज और है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ दोनों मैचेस की बात, 2 मैचेस नेपाल ने खेले हैं, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड का बेस्ट बाय यानी बेस्ट बैटर कौन रहा है अब तक स्कॉटलैंड के खिलाफ? बिल्कुल, स्कॉटलैंड के खिलाफ अगर हम बात करें तो आसिफ शेख ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं। अगर हम देखें उन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी, एक 40 का स्कोर भी उन्होंने किया था और 111 रन उन्होंने 2 मैचों में बनाए हैं। अब तक बहुत अच्छा उनका स्कोरिंग रेट चल रहा है अगर देखें हम स्कॉटलैंड के खिलाफ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आसिफ आपको किसी भी हाल में डिसअपॉइंट नहीं करना है क्योंकि आपने उनके घर में जाकर उनके खिलाफ 100 प्लस किए थे 2 मैचेस में, तो डेफिनेटली आपसे बहुत उम्मीदें होंगी कि आप इस मैच में अपनी उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों में से किसी को भी करेंगे ना, टीम को फायदा जरूर होगा क्योंकि सामने एक स्ट्रॉन्ग ऑपोनेंट जरूर है। एंड सिंपल से एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलेंगे कि स्कॉटलैंड के सामने जब आप मैच खेलने के लिए उतर रहे हैं तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए? प्लानिंग प्लॉटिंग सब बाद में, सबसे पहली चीज आप क्या देखना चाहेंगे एज अ नेपाल अगर जब मैदान में उतरते? बिल्कुल, देखिए बॉडी लैंग्वेज, एक एग्रेसिवनेस आना चाहिए, वो झलकना चाहिए। एग्रेसिवनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सीधा लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज पे उतर आए, वो उस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो सब। लेकिन एग्रेसिवनेस से मतलब है अपने खेल में, अपने शॉट्स में, अपने तरीके में, अपनी बॉलिंग में, अपने एटीट्यूड में वो एग्रेशन लाना होगा जिस तरीके से, क्योंकि जब भी आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, हम देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि जब भी कोई बड़ी टीमें टकराती हैं, कोई छोटी टीम, किसी छोटी, मेरा मतलब है कि आपसे थोड़ी सी बेटर, बिल्कुल आपसे बेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पर कि नेपाल छोटी है या सब एक बराबर पे है, सब वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 एक साथ खेल रहे हैं, पर बेटर स्कॉटलैंड है, ये आंख बंद करके पर आपसे बेटर जब टीमें हो आपके सामने, आपका सामना हो रहा हो, तो हमेशा अपने आप को सबसे पहले तो अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना माइंडसेट, इतना एग्रेसिवनेस बनाना चाहिए कि सामने वाली टीम को लगे कि अरे ये इतने पे इतना है फिर भी ये लोग टच से मस नहीं हो रहे। बिल्कुल, अभी क्या हमने 4-5 विकेट गिरा दिए हैं फिर भी ये लोग टच से मस नहीं हो रहे, या हमारे 70-80 पे 0 है तो भी ये लोग अपना एकदम आवाजें आ रही हैं, चिल्ला रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बॉलिंग में चेंजेस हो रहे हैं, कप्तान काफी मशगूल है अपना प्लेयर्स को बताने में कि टिप्स दे रहे हैं, ये ऐसा ऐसा करो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, चेयर अप कर रहे हैं। तो
तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ग्राउंड पे रहते हैं। ग्राउंड पे रहना, सामने वाली टीम को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार 15 ओवर में विकेट ही नहीं गिरे, अब तो खत्म हो गया। बिल्कुल, तो ढीले पड़ गए, कोई प्लेयर का कोई बूस्टअप नहीं, कोई मोराल नहीं, मोराल डाउन हो गया, बॉलिंग खराब लाइन और लेग पे हो रही है, विकेट नहीं गिर रहा, कोई बात नहीं, रन नहीं बन रहे, कोई बात नहीं। अगर आप बैट्समैन हैं तो ग्राउंड पे स्टिक रहिए पिच पर, अगर आप बॉलर हैं तो अपनी बेहतरीन लाइन और लेंथ से सामने वाले बैट्समैन को धकेलिए पीछे। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। तो अगर आप टीम को, दुनिया की कोई भी टीम आपको लाइटली कब लेगी, जब आप लाइटली लेने देंगे खुद, बस। तो अगर आप खुद को ही लाइटली लेने देंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे। डेफिनेटली सबसे पहला जो उतरना है, जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए। आप स्कॉटलैंड है तो हम भी स्कॉटलैंड है। देखिए फैंस वगैरह सब अपनी जगह पे हैं, वो फैंस हैं, बाकी जो भी मैचेस देखते हैं, आपको जो बैकअप करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनको उनका कहना अलग बात है कि हाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, टफ टीम, उनके खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल है। अगर प्लेयर के अंदर भी आ गया कि अरे तो बहुत टफ टीम, इनको हराना बहुत मुश्किल है, तो फिर ये चीज बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये आपको नेगेटिव आपकी थिंकिंग जरूर है। सबसे बड़ी चीज तो ये आपको होनी चाहिए। और जैसे कि आना एक चीज बड़ी अच्छी है, आपने इन बातों की बता दी, पता नहीं आपने भी अपने अपनी बात पर गौर किया या नहीं। आपने एक चीज यहाँ पर कही कि आप पिच पे अगर वक्त बिताएंगे तो रन आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। अगर विकेट नहीं मिल रहे तो अगर आप अपनी लेंथ को पकड़ के चलेंगे तो आपको विकेट जरूर मिलेंगे देर सवेर। एंड अब सीधे उस पर आ जाते हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर बॉलिंग में आप किस तरह की चीजें देखना चाहेंगे। जरूर देखिए, नहीं मैं एक जबरदस्त बॉलिंग रहे, आप ठीक है आप करा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें फील्डिंग भी अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल होनी चाहिए कि हाँ भाई आपने बॉलिंग लगाई, फील्डिंग लगाई, तो आपके पास कुछ प्लान्स है, आपने स्लिप रखा है या नहीं, मिड विकेट रखा है या नहीं, बॉल कुछ हवाएं चल रही है या नहीं, उसके हिसाब से आपने कुछ प्लान बनाए हैं या नहीं, बादल है तो उसके हिसाब से कुछ प्लान बनाए हैं या नहीं। इस तरीके से प्लान बाय प्लान अगर चेंज करेंगे तो बेटर होगा, मेरे लगता तो है हमें कि ये बेटर होगा काफ़ी, कि अगर आप थोड़ा सा चेंज वगैरह करते हुए चले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही प्लान पे स्टिक रहे, एक प्लान पे कभी कभार विकेट मिल भी जाते हैं, कभी कभार मिलते भी नहीं है, क्योंकि सामने वाली टीम वे बेटर है आपसे बहुत बड़े बड़े बैट्समैन उस टीम में मौजूद हैं। 4-5 बैट्समैन तो ऐसे हैं जो कई सालों से उस टीम में मौजूद हैं, खेल रहे हैं। तो आपको प्लान्स चेंज करने होंगे, इधर की हवा है, उधर की हवा है, कौन सा स्पिनर कहाँ से बॉलिंग करा रहा है, किस बॉलर को किस एंड से पसंद आ रहा है बॉलिंग कराना, मैं उसे वहाँ से देता हूँ। यहाँ से उसने ज़्यादा डॉट बॉल्स या मैडिन्स कराए हैं तो मैं उसे इस एंड से ओवर्स देता हूँ। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और मिड फेस में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेन बॉलर को दोबारा लेके आइए। ये सब चीज़ें हम जरूर देखना। और एक चीज़ ये भी है कहीं ना कहीं कि आपको बैट्समैन जो है उनके बॉडी लैंग्वेज, उनका जो शॉट सिलेक्शंस है, शॉट्स वगैरह है, उन पे भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, क्योंकि वेज बहुत तरीके के होते हैं आउट करने के, प्लेयर को आसपास में डालने के, लेकिन आपको वो ध्यान देना होगा कि आखिर ये कौन सी बॉल में स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरफ ये ज़्यादा शॉट खेल रहे हैं, आप उस एरिया को ब्लॉक करने की कोशिश करिए। अब एज अ बॉलर आप कहिए मुझे यहाँ पर एक फील्डर चाहिए और इस एरिया में बॉल कराइए जहाँ पर वो आमूमन आप देख रहे हैं 2-3 ओवर से काफ़ी लगातार उनका फेवरेट एरिया है, वहाँ पर वो शॉट खेल रहे हैं। तो जब आपको सीधे तरीके से विकेट्स ना मिले तो आपको कुछ अलग अलग आइडियाज लगाने पड़ेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे रह जाना ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, एक वक्त जाकर ओवर खत्म ही होने हैं। टेस्ट मैच है जहाँ पर आपको लगातार ओवर्स पे ओवर्स मिलते रहेंगे, तो आप ये कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत होगी नेपाल को इस मैच के लिए। अब स्कॉटलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर चीजें देखें तो स्कॉटलैंड के लिए आपको क्या लगता है, क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी। जब हमने स्कॉटलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल मैच देखा, वहां पर सेकंड मैच में डोमिनेटिंग तरीके से वो जीते थे 8 विकेट से, लेकिन पहले मैच में ओवरकास्ट कंडीशंस में टीम डगमगा गई थी नेपाल की बॉलिंग अटैक के सामने। बिल्कुल, और कहना होगा कि उनकी बैटिंग ही उनकी स्ट्रॉन्ग आप जोन है, जिस तरीके से उनके लाइनअप है, एक्सपीरियंस है, तो अगर वहां पर डेंट लग जाए स्कॉटलैंड के लिए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। स्कोर को खड़ा कर पाना, एक अच्छा टारगेट दे पाना, ये थोड़ा बहुत मुश्किल नज़र आता है जब स्कॉटलैंड के जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है अगर वो पेविलियन लौट जाए, 25-20 रन बनाकर, 15 रन बनाकर अगर वो चले जाए तो ऐसा ही हमें देखने को मिला था एग्जैक्टली जब हमने देखा लास्ट टाइम स्कॉटलैंड में जब नेपाल ने खेला, स्कॉटलैंड के साथ यही हुआ। स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, 144 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई, नीचे के कुछ नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत रन किया और 144 तक पहुंचा दिया। तो एग्जैक्टली है कि स्कॉटलैंड को अपने बैट्समैन पर ही ज़्यादा स्कोर करने की जरूरत है। और यहाँ पर पहले मैच की बात करें तो मैकब्राइड ने 30+ किया, ब्रेंडन मैकमुलन ने भी 30+ किया, तो ये देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैटिंग और बूस्टअप तो जरूर लग रही है, बिल्कुल, क्योंकि माइकल लीक्स भी है वहां पर जरूर। और यंग प्लेयर्स अगर चिप इन करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जरूर है उन पर प्रेशर कम बढ़ेगा और पार्टनरशिप्स अच्छी हमें जो मिडिल ऑर्डर में है 40-50 रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर फिर रिची बैरिंगटन मन से वो तो
और काइल कॉर्सन वगैरह अगर चली गए तो फिर ह्यूज टारगेट कहीं ना कहीं टीम को मिल सकता है, लेकिन वो बॉलिंग को देखना होगा नेपाल की किस तरह से वो टैकल करते हैं। एंड यहाँ पर स्कॉटलैंड के अगर बॉलर्स की बात करें हम ओवरऑल, अगर हम दोनों टीमों की बॉलिंग की बात करें तो क्या लगता है आपको कि प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस आप देखना चाहेंगे दोनों टीमों को देखते हुए खास करके? नहीं जरूर, देखिए आप नेपाल की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पेसर्स को यहाँ नेपाल इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो विकेट मिल रहे हैं वो पेसर्स को मिल रहे हैं। पहले मैच में भी हमने देखा साफियान ने विकेट लिए, आपके ट्रम्पलमैन ने भी विकेट लिए थे, जेन स्मिथ ने भी, लुंगामिनी ने भी विकेट लिए थे। और दूसरे मैच में भी हमने जिस तरीके से देखा है यहाँ पर बिल्कुल 6 पेसर्स ने लिए, 2 स्पिनर ने लिए, बिल्कुल तो मोस्टली विकेट यहाँ पर 60-65% विकेट्स यहाँ आपके पेसर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन नेपाल है जो कई स्पिनर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो इस पेसर्स को खिलाना ज़रूरी है। 3 पेसर्स आई थिंक लगता है कि सही होगा यहाँ खिलाना, 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ अगर, या 1 स्पिनर के साथ अगर जाए, बाकी तो उनके पास है ही। आप देखेंगे अगर हम टीम की बात करें जो ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनर वो तो अलग है, पर 3 पेसर 1 स्पिनर सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, कोई दौरा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपकी सिंपल सी बात है कि आप करण को जरूर लेकर आइए इस मैच में, और करण और सोमपाल की जोड़ी को जो है वापस से स्कॉटलैंड के खिलाफ, स्कॉटलैंड के बैट्समैन का टेस्ट लेने के लिए उतारिए जरूर। और क्योंकि पेसर्स को काफी ज्यादा विकेट्स मिल रहे हैं इंडिया में, इसलिए गलती कहीं ना हो जाए, बाद में ऐसा ना लगे कि यार एक पेसर कहीं ना कहीं कम रह गया जो हमें विकेट्स निकाल कर यहाँ दे सकता था। एंड स्कॉटलैंड में कोई चेंज नहीं, स्कॉटलैंड सेम है जैसे लास्ट मैच में उतरे थे और वही उतारे, वही बॉलिंग लाइनअप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेसर्स देखिए आप उनके पास 3 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस मैच की बात करें तो एडवांटेज जो है वो स्कॉटलैंड लेकर उतरेगा डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट जो इनके अंदर बीच में बैटल हुआ था वो भी स्कॉटलैंड ने आसानी से जीता था। उसके बाद अगर इस राउंड की हम बात करें तो स्कॉटलैंड ने डोमिनेटिंग वे में एक मैच जीता नामीबिया के खिलाफ, लेकिन नेपाल ने भी स्ट्रगल किया है नामीबिया के खिलाफ। तो ओवरऑल देखना होगा क्या कुछ निकल रहा था, और नेपाल एक मैच में हार के भले ना आ रहा हो, लेकिन बहुत ही पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के सामने उतरने वाला है। ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है अगर जो हमने चीजें कही हैं कि वो अगर बॉडी लैंग्वेज में और आपके खेल में दिखे, सिर्फ वक्त पे ना छोड़कर कुछ अलग अलग तरीके से ट्राई किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको इस मैच में फायदा मिल सकता है। ओवरऑल फिलहाल इस मैच में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिएगा। लगातार क्रिकेट अपडेट्स और एशिया जो भी कुछ चल रहा है इस वक्त, मैचेस, अफ्रीका क्वालिफायर से लेकर चैलेंज लीग, सारी अपडेट्स हम आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में